नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। कल के वीडियो में हमने देखा था व्याकरण की दृष्टि से भाषा के लक्षण देखे थे और भाषा की प्रकृति देखी थी। हमने उसमें देखा था कि भाषा क्या है, बहता हुआ नीर के समान है। आज हम देखेंगे भाषा के विविध रूप। आज हम जानने वाले हैं कि भाषा के कितने प्रकार के विविध रूप हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भाषा के विविध रूप। सामान्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। इसमें बताया गया है सामान्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, कथित और लिखित। कथित और लिखित। प्राचीन काल में भाषा के कथित रूप को प्राकृत और लिखित रूप को संस्कृत कहा जाता था। प्राचीन काल में भाषा के जो कथित रूप हैं, जो कहकर बोला जाता था, उसे प्राकृत और लिखित रूप को संस्कृत कहा जाता था। प्राकृत ही वस्तुतः जन भाषा है और भाषा या भाषा शब्द इसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्राकृत ही अर्थात कथित रूप जो है वस्तुतः जन भाषा कहलाती है और भाषा या भाषा शब्द इसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत जलकूप है, भाषा बहती नीर है। संस्कृत जलकूप है और भाषा बहती नीर है। यह किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। लिखित रूप वस्तुतः भाषा का साहित्यिक या परिनिष्ठित रूप होता है। भाषा का जो लिखित रूप है वह वस्तुतः भाषा का साहित्यिक या परिनिष्ठित रूप होता है। इसे हम पंडित जन की भाषा कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? पंडित जन अर्थात पंडित लोगों की भाषा कह सकते हैं। कथित रूप से वस्तुतः लोक भाषा या बोलचाल की भाषा है। कथित रूप अर्थात बोलना वस्तुतः लोक भाषा या बोलचाल की भाषा होती है। हम स्वयं देख सकते हैं कि शिक्षित और अशिक्षित लोगों की भाषा में उनके आचरण में ही पर्याप्त अंतर रहता है। हम स्वयं देख सकते हैं, यह अनुभव कर सकते हैं कि जो लोग शिक्षित होते हैं और जो लोग अशिक्षित होते हैं, उनकी भाषा में, उनके उच्चारण में बहुत अंतर रहता है। हम भाषा विज्ञान की भाषा में परिनिष्ठित भाषा और बोली कहते हैं। इसको हम भाषा विज्ञान में परिनिष्ठित भाषा और बोली भी कहते हैं। जिस स्थानीय भाषा का प्रयोग जनसाधारण अपने समूह या घरों में करता है उसे बोली कहते हैं। जिन स्थानीय भाषा का प्रयोग लोग जनसाधारण अपने समूह या घरों में करता है उसे हम बोली कहते हैं। इस प्रकार प्रधान भाषा विकृत होकर बोलियों का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार जो प्रधान भाषा होती है वह बढ़कर बोली का रूप धारण कर लेती है। भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। भारत में कितनी बोलियां बोली जाती है? 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ये बोलियां दूब के समान स्वतः जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। यह दूब के समान खुद ही जन्म लेती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब कालांतर में राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। ऐसी भाषा समस्त सीमाओं को लांघ कर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन जाता है। जब यह समस्त सीमाओं को लांघ कर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन जाता है और पूरे देश को भावात्मक एकता में सहायक बनती है। उदाहरण के लिए अपनी व्यापकता के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। उदाहरण के लिए हम हिंदी को ही देख सकते हैं। वह इतनी व्यापक है जिसके कारण वह भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है। साथ ही हमारे कर्णधारों ने उसके राजभाषा का भी गौरव प्रदान किया है। साथ ही हमारे कर्णधार जो है उन्होंने राजभाषा का गौरव प्रदान कर दिया है। इस भाषा प्रत्येक देश की अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा होती है। जैसे इंग्लैंड की अंग्रेजी, चीन की चीनी, रूस की रूसी, फारस की फारसी, जापान की जापानी, अरब की अरबी आदि। भाषा और बोली में अंतर। यह अंतर प्रायः 3 प्रकार का होता है। बोली का परिनिष्ठित रूप नहीं होता है। भाषा एक परिनिष्ठित रूप होती है। बोली को परिनिष्ठित रूप नहीं माना जाता, न ही उसका परिनिष्ठित रूप होता है। भाषा का एक परिनिष्ठित रूप होता है। वह बोली में विविध रूपता का प्रायः अभाव रहता है। बोली में क्या रहता है? विविध प्रकार के जो रूप होते हैं उसका अभाव रहता है। जबकि विविध रूपता भाषा का प्राण है। जबकि विविध रूप से बोले गया भाषा, विविध रूपता जो होती है वह भाषा का एक प्रकार से प्राण कह सकते हैं। अनेक बोलियों के समूह रूप का समान भाषा है। अनेक बोली के सामूहिक रूप जो होता है उसको भाषा का नाम दिया है। ये बोलियां ही भाषा को जीवन रस प्रदान करती है। ये बोलियां जो है भाषा को जीवन रस प्रदान करती है।
उदाहरण के लिए ब्रज, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, बैसवाड़ी आदि अनेक बोलियों का क्षेत्र हिंदी भाषा का क्षेत्र बनता है। उदाहरण के लिए ये सब नाम जो दिया गया है वह हिंदी भाषा का क्षेत्र ही बनता है और उनका सामूहिक रूप ही हिंदी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे विभाषा, उपभाषा, ध्वनि विचार, इन सब के बारे में जानेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए और आगे भी भेजते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।